जब जब हम भारत के हिंदू धर्म की बात करते हैं, तब तब ज्यादातर ध्यान उत्तर भारत और उसके पश्चिम में स्थित राजपूत प्रभाव वाले क्षेत्रों तथा पूर्व में स्थित गंगा नदी के मैदानों पर जाता है। इसके बाद ध्यान दक्षिण भारत और आर्य द्रविड़ियाई विभाजन की ओर मुड़ता है। पूर्व भारत जैसे गंगा की नदी मुख भूमि, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और महानदी नदी क्षेत्र का बहुत कम उल्लेख होता है। ऐसा क्यों? आर्य लोग 3500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत आए। उनके लिए पूर्व दिशा पूज्य थी, क्योंकि देवता वहां वास करते हैं। इसलिए देवताओं की पवित्र अग्नि सदैव पूर्व दिशा में रखी जाती थी। लगभग इसी प्रवसन के समय भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में भी एक प्रवसन हुआ। इस प्रवसन का बहुत कम उल्लेख किया जाता है। इस प्रवसन को ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रवसन कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग म्यांमार और बांग्लादेश से होते हुए भारत आए। वे असम और बंगाल के क्षेत्र से प्रवेश कर बिहार और ओडिशा के क्षेत्र तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र तक पहुंचे। इन प्रवसनों ने मुंडा भाषा को जन्म दिया। ऋग्वेद में कई मुंडा शब्द पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मां एक मुंडा शब्द है जिसका अर्थ चंद्र है। इससे पूर्णिमा, अमावस और मास शब्द आते हैं। मुंडा भाषा आई कहां से? संभवतः उत्तर पश्चिम से आए आर्य पुरुषों की संतानों ने दक्षिण पूर्व से आए मुंडा पुरुषों की संतानों से विवाह करके इस भाषा को जन्म दिया। जबकि धान भारत की देशज फसल है, धान के नए प्रकार और धान की कृषि की नई तकनीक दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत आई। इसके बाद धान हमारे आहार और हमारे अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण भाग बन गया। ऋग्वेद के अनुष्ठानों में केवल जौ का उल्लेख है। वेदों में धान का उल्लेख केवल यजुर्वेद के अनुष्ठानों से होने लगा। वैदिक संस्कृति धीरे धीरे पूर्व की ओर फैलती गई, यमुना से लेकर गंगा, गोमती और गंडकी नदियों तक। इसके साथ कुरु, पांचाल और कौशल जैसे कई वैदिक राज्यों ने जन्म लिया। उनमें यज्ञ के अनुष्ठान को महत्व दिया गया। यह हम राजा दशरथ की कहानी से देखते हैं, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। गंडकी नदी के पार विदेह, मिथिला और मगध के क्षेत्र थे। यहां खेती और उपनिषदों से जुड़े राजा जनक शासन करते थे। इस क्षेत्र को आज बिहार कहा जाता है। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म जैसी मठवासी परंपराएं पहली बार पनपी। रामायण में विश्वामित्र ने मिथिला जाते समय राम को गंगा के अवतरण और पुनर्जन्म की धारणा के बारे में बताया। इस प्रकार भारत के पूर्वी भाग से पुनर्जन्म, त्याग और मठवासी परंपराओं जैसे अलग प्रकार के धार्मिक विचार आए। महाभारत में दीर्घात्मा अर्षि का उल्लेख है। बाली नामक राजा ने उनसे अपनी पत्नी सुदेशना को संतान प्रदान करने की विनती की। उनके आशीर्वाद से 5 राजकुमार जन्मे, जो आगे जाकर अंग, वांग, पुंड्र, औड्र और कलिंग के राजा बने। इससे स्पष्ट है कि वैदिक और अवैदिक लोगों का मिलन हुआ। गंगा के मैदानों से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के किनारों से होता हुआ प्रवसन भृगुकच स्थापित करने वाले भृगु ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। उसी तरह दीर्घात्मा ऋषि के नेतृत्व में गंगा के मैदानों से पूर्वी समुद्र तट से होता हुआ प्रवसन हुआ। ये पूर्वी क्षेत्र गजों के लिए प्रसिद्ध थे। गजों की मगध साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगध साम्राज्य में मौर्य राजाओं का ऐतिहासिक साम्राज्य और जरासंध तथा नरक राजाओं के पौराणिक राज्यों का समावेश है। बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म काफी पहले से ही पनप चुका था। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। नालंदा, विक्रमशिला और अन्य विश्वविद्यालय जहां चीन से विद्वान आया करते थे, उन्हें इन राजाओं ने भेंट में वस्तुएं दी। चूंकि उन्होंने मगध के क्षेत्र में कई विहार स्थापित किए, इसलिए यह क्षेत्र बिहार कहलाने लगा। पाल राजाओं के बाद सेन राजाओं ने इस क्षेत्र पर राज किया। वे हिंदू राजा थे। जैन धर्म के भद्रबाहु इसी क्षेत्र से थे। ज्योतिष वराहमिहिर की पुत्री कान्हा भी इसी क्षेत्र से थी। वह संभवतः पहली बंगाली कवियत्री थी। अगले लेख में हम पूर्व भारत पर यह रोचक चर्चा जारी रखेंगे।